19वीं सदी में इंग्लैंड ने वैश्विक व्यापार में कदम रखा। वे अपने उपनिवेशों से रेशम और मसाले लेकर आए, लेकिन अफसोस उनके साथ एक भयानक गलती भी हुई। उन्होंने अनजाने में ज़ॉम्बी वायरस को भी साथ ले आए। कुछ ही समय में ये दानव पूरे देश में फैल गए। लाखों लोग मारे गए और फिर दिमाग की भूख में उठ खड़े हुए। अब वे इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती लाशें बन चुके थे। स्वस्थ नागरिकों ने खुद को बचाने के लिए चीन और जापान की घातक मार्शल आर्ट्स सीखनी शुरू कर दी। आखिरकार सरकार ने ग्रेट बैरियर नाम की एक विशाल दीवार बनवाई, 100 फीट ऊंची दीवार जो पूरे लंदन को घेरती थी। इसके चारों ओर रॉयल कैनाल नाम की एक गहरी खाई भी खोदी गई ताकि कोई भी ज़ॉम्बी शहर में प्रवेश न कर सके। दीवार और खाई के बीच का इलाका इंटरमीडिएट कहलाता था। केंट की दूसरी लड़ाई के दौरान कैनाल पर बने पुलों में से एक टूट गया और ज़ॉम्बियों ने इंटरमीडिएट के सारे गांव वालों को मार डाला। उस भयावह दृश्य को देखकर राजा पागल हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद उसने आदेश दिया कि शहर के सारे पुल तोड़ दिए जाएं, सिर्फ एक को छोड़कर। धीरे धीरे सारे रईस और अमीर लोग लंदन छोड़कर अपनी अपनी किलेबंद हवेलियों में बस गए। इसी बीच एक दिन कर्नल डार्सी हर्टफोर्डशायर काउंटी की एक हवेली पर पहुंचा, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि वहां एक गार्ड को काट लिया गया है। मुख्य द्वार पर एक गार्ड ने उसकी पहचान जांची और फिर उसे एक सुरंग के जरिए अंदर ले गया, जहां एक पादरी ने उसकी पूरी तरह जांच की, यहां तक कि उसका पूरा शरीर नंगा कर यह सुनिश्चित किया गया कि उसे कहीं काटा तो नहीं गया। जब सब ठीक निकला तब जाकर उसे हवेली के अंदर जाने की अनुमति मिली। अंदर लेडी फेदरस्टोन अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रही थीं। उन्होंने शपथ ली कि उनके एस्टेट में न तो कोई संक्रमित है न कोई ज़ॉम्बी कभी दाखिल हुआ है। डार्सी भी खेलने का दिखावा करते हुए टेबल पर बैठ गया। उसने एक जार निकाला जिसमें मक्खियां थीं और उन्हें कमरे में छोड़ दिया, ये बताते हुए कि ये मक्खियां सड़ते मांस की गंध पहचान सकती हैं। मक्खियां कुछ देर तक कमरे में मंडराती रहीं और फिर एक आदमी पर जाकर बैठ गईं। इसका मतलब था कि वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा है। डार्सी ने तुरंत जार तोड़ा और अपनी तलवार से उस आदमी का सिर काट दिया। इसके बाद उसने पूछा, क्या यह आदमी किसी और को संक्रमित कर सकता था? फेदरस्टोन ने इनकार किया। डार्सी ने जाते जाते उस मरे हुए आदमी का सिर लात मारकर सब मेहमानों को चौंका दिया और हवेली से निकल गया। लेकिन उसी वक्त फेदरस्टोन की बेटी ने सच्चाई छिपाने से इनकार कर दिया और ऊपर भागी उस आदमी की भतीजी को देखने। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह लड़की पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसने स्टाफ पर हमला कर दिया, फिर फेदरस्टोन की बेटी पर भी। इसी दौरान मिस्टर बेनेट अपनी 5 बेटियों को हर तरह के हथियारों और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे थे ताकि वे खुद को ज़ॉम्बियों से बचा सकें। लेकिन मिसेस बेनेट को यह सब पसंद नहीं था। वो चाहती थीं कि उनकी बेटियां शादी पर ध्यान दें, न कि लड़ाई पर। जब मिसेस बेनेट को पता चला कि एक शानदार बॉल डांस पार्टी होने वाली है, तो उन्होंने अपने पति को मना लिया कि बेटियों को वहां जाने दिया जाए एक इनाम के तौर पर। सभी बहनें बेहद उत्साहित थीं, सिवाय एलिजाबेथ के, जिसे सामाजिक समारोहों में जाना पसंद नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने सबसे खूबसूरत कपड़े पहने, लेकिन साथ ही अपने हथियार भी छिपा कर रखे। बाद में बॉल की रात चारों ओर संगीत और हंसी का माहौल था। बिंगले, जो डार्सी का सबसे अच्छा दोस्त था, उससे बातें कर रहा था। तभी उसकी नजर जेन पर पड़ी। वो तुरंत उस पर मोहित हो गया। बिना देर किए उसने जेन को नृत्य के लिए आमंत्रित किया और दोनों ने साथ में बेहद खूबसूरत पल बिताए। इसके बाद बिंगले ने डार्सी से कहा कि वह भी किसी लड़की से नाचे। उसने सुझाव दिया कि वो एलिजाबेथ को डांस के लिए बुलाए, लेकिन डार्सी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वो ठीक ठाक है, लेकिन इतनी सुंदर नहीं कि मुझे आकर्षित कर सके। एलिजाबेथ ने यह बात सुन ली। उसके चेहरे पर ठंडा सा दर्द उभरा और वह वहां से हट गई। पर जल्दबाजी में वह एक बोतल से टकरा गई और सबके सामने गिर गई। लोग हंसे और वह शर्मिंदा होकर बाहर चली गई। बाहर अंधेरे में आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ वह अकेली थी। तभी अचानक एक अजीब आवाज आई। एलिजाबेथ ने देखा। वो फेदरस्टोन थी, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह अभी भी बोल पा रही थी और एलिजाबेथ को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी कहीं से एक गोली चली। डार्सी ने बिना हिचकिचाए उसके सिर में गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर सब लोग बाहर निकल आए। उसी वक्त एक और ज़ॉम्बी ने हमला किया और गार्ड्स ने खतरे की घंटियां बजा दी। ज्यादातर मेहमान डर के मारे छिपने भागे, लेकिन बेनेट बहनें नहीं डरीं। उन्होंने अपनी तलवारें और छिपे हुए हथियार निकाल लिए और एक एक ज़ॉम्बी को गिराने लगीं। उनकी हर चाल सटीक थी, हर वार, हर लात घातक थी। एलिजाबेथ की लड़ाई देखकर डार्सी के अंदर कुछ बदलने लगा। उसे अब उस लड़की की ताकत और हिम्मत आकर्षित करने लगी। जब सारे ज़ॉम्बियों के शव जलाए जा चुके थे,
बहनें वापस घर लौट आईं। जेन लगातार बिंगले की बातें करती रहीं, जबकि एलिजाबेथ अब भी डार्सी के अहंकार और बुरे बर्ताव को याद कर रही थी। वह प्रशिक्षण के दौरान तलवार के हर वार में अपना गुस्सा निकालती रही। अगले दिन जेन को बिंगले के घर चाय पर आमंत्रण मिला। मिसेस बेनेट ने उसे जोर देकर कहा कि वह घोड़े पर जाए, गाड़ी में नहीं, ताकि अगर बारिश हो तो उसे वहीं रुकना पड़े। रास्ते में जेन ने देखा कुछ कुत्ते भाग रहे थे। पीछे से एक जॉम्बी उनका पीछा कर रहा था। उसने बंदूक उठाई, लेकिन तभी उसका घोड़ा डर गया और उसे नीचे गिरा दिया। घोड़ा भाग गया। जेन ने फिर से बंदूक चलाने की कोशिश की, लेकिन मस्केट फट गई और उसका हाथ घायल हो गया। जॉम्बी ने हमला किया तो उसने तुरंत अपनी छुरी निकाली और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। उसने जॉम्बी के हाथ काट दिए, फिर उसके पैर। गिरते ही जेन ने उसके सीने पर लात मारी और सिर पर पैर रखकर उसे कुचल दिया। बारिश शुरू हो चुकी थी और तभी उसने देखा एक जॉम्बी औरत अपनी गोद में संक्रमित बच्चा लिए उसकी तरफ आ रही थी। अगले दिन एलिजाबेथ बिंगले के घर पहुंची। वहां पता चला कि उन्होंने जेन को बुखार में पाया था, इसलिए उसे रात वहीं रुकना पड़ा। एलिजाबेथ तुरंत अपनी बहन से मिलने गई। डार्सी चिंतित था कि कहीं जेन को संक्रमण तो नहीं हुआ। एक डॉक्टर ने जांच की और उसी दौरान डार्सी ने फिर से अपने मक्खियां छोड़ दी। वे मक्खियां जेन के चारों ओर उड़ती रहीं, लेकिन किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। एलिजाबेथ ने उन्हें झट से पकड़ लिया, अपने हाथ में मसल दिया और व्यंग्य भरे अंदाज में डार्सी को वापस सौंप दिया। उसके बाद जेन बिंगले और उसके मेहमानों के साथ बैठी, लेकिन उसने कार्ड खेलने का निमंत्रण ठुकरा दिया, कहते हुए कि उसे किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद है। इसके बाद वहां यह चर्चा छिड़ी कि एक सच्ची औरत कैसी होती है। डार्सी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसे एलिजाबेथ की बातों से प्रभावित होना चाहिए या आहत। रात में एलिजाबेथ ने चोरी छिपे देखा डार्सी बाहर तलवार की ट्रेनिंग कर रहा था। अगले दिन बाकी बेनेट बहनें और उनकी मां जेन और एलिजाबेथ को लेने बिंगले के घर पहुंची। बिंगले उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन डार्सी ने कहा यह संक्रमण का खतरा है। एलिजाबेथ से उसकी बहस हुई। डार्सी ने बताया कि उसे पता है कि वो कल रात उसे ट्रेनिंग करते देख रही थी। सबको खुश रखने के लिए मिसेस बेनेट ने बिंगले को एक और बॉल रखने के लिए मना लिया, ताकि माहौल हल्का हो जाए। घर लौटते समय उन्होंने देखा कि स्थानीय अनाथालय गिर चुका है और अब वे अनाथ बच्चे जॉम्बी बनकर जंगलों में घूम रहे हैं। कुछ समय बाद मिस्टर बेनेट ने अपने परिवार को अपने चचेरे भाई कॉलिंस से मिलवाया, जो उनकी मृत्यु के बाद उनकी जायदाद का वारिस बनने वाला था, क्योंकि इंग्लैंड में औरतें संपत्ति की वारिस नहीं हो सकती। दोपहर के खाने पर कॉलिंस ने बताया कि उसकी संरक्षक लेडी कैथरीन है, जिसके पास एक बेमिसाल चीनी तलवार है, जिसने जॉम्बी युद्ध में चमत्कार कर दिखाया था। कॉलिंस ने जेन में रुचि दिखाई, लेकिन मिसेस बेनेट ने तुरंत मना कर दिया। जेन तो पहले ही बिंगले के साथ है और उन्होंने एलिजाबेथ को सुझाया। दोपहर बाद कॉलिंस और बहनें अपनी आंटी से मिलने निकली। रास्ते में एक टूटी हुई गाड़ी और एक चीखती औरत दिखी। बहनों ने तुरंत हथियार निकाल ली। जैसे ही औरत बाहर आई, उन्होंने फायर कर दिया, क्योंकि वह औरत एक जॉम्बी थी। जेन ने उसे आखिरी वार में लात मारकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। वे आगे बढ़ गईं। एलिजाबेथ अपने सारे हथियार खुद उठाने में परेशान थी, लेकिन कॉलिंस ने मदद करने के बजाय वही वजन उसके हाथों में वापस दे दिया। जब वे शहर पहुंची तो उन्होंने देखा कि नए सैनिक तैनात किए गए हैं क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। यहीं एलिजाबेथ की मुलाकात लेफ्टिनेंट विकहैम से हुई और दोनों में तुरंत एक दोस्ती सी बन गई। पास से गुजरते डार्सी ने यह देखा, उसके चेहरे पर जलन साफ थी। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। विकहैम ने एलिजाबेथ को बताया कि वो और डार्सी कभी अच्छे दोस्त नहीं रहे। उनके बीच पुराने पारिवारिक पैसे के झगड़े हैं। रात को सब लोग फिर एक बॉल में शामिल हुए। जेन ने बिंगले के साथ वक्त बिताया। एलिजाबेथ विकहैम से बातें करना चाहती थी, लेकिन कॉलिंस ने उसे खींचकर डांस फ्लोर पर ले गया, बड़े ही जोश से नाचता हुआ। इसी बीच डार्सी ने भी एलिजाबेथ को नृत्य के लिए कहा, लेकिन कॉलिंस की हरकतों ने माहौल बिगाड़ दिया। जब सब बाहर निकले तो डार्सी ने मिसेस बेनेट को सुना। वो जेन और बिंगले की शादी की बातें कर रही थीं और खास तौर पर पैसे का जिक्र कर रही थीं। उसी वक्त एलिजाबेथ और बिंगले ने किसी शोर की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि एक नौकर पर जॉम्बी ने हमला कर दिया है। दोनों ने कुल्हाड़े उठाए और नीचे की ओर दौड़े, लेकिन जॉम्बी ने बिंगले को पकड़ लिया और गिरा दिया। एलिजाबेथ तुरंत फिसलकर नीचे आई और जॉम्बी का सिर उड़ा दिया। फिर उसने देखा नीचे कई छोटे छोटे जॉम्बी बच्चे छिपे हुए हैं। उसने पूछा, तुम यहां कैसे आए? एक लड़के ने कहा, हमारे नए दोस्त ने हमें रास्ता दिखाया। तभी डार्सी आ पहुंचा और जॉम्बियों पर टूट पड़ा।
उसकी तलवार इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में सब मारे गए, यहां तक कि एक ज़ॉम्बी को उसने ओवन में धकेल दिया। फिर उसने बिंगले से पूछा, क्या तुम्हें काट आ गया? और मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन एलिजाबेथ ने कहा, नहीं, वो सिर्फ गिरा था। जाते समय एलिजाबेथ ने डार्सी से कहा, तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन बहुत बुरा दोस्त। जल्द ही मिस्टर बेनेट के घर एक मेहमान आया, मिस्टर कॉलिंस। वह एक पादरी थे और बेनेट परिवार की हवेली के भावी उत्तराधिकारी। कॉलिंस अत्यंत विनम्र लेकिन बेहद आत्ममुग्ध व्यक्ति था, जो हर बात में राजा की तरह बर्ताव करता था। उसने परिवार को बताया कि उसकी संरक्षिका लेडी कैथरीन डी बर्ग ने उसे आदेश दिया है कि वह किसी एक बेनेट बेटी से विवाह करे, ताकि संपत्ति परिवार के भीतर ही बनी रहे। मिस्टर कॉलिंस ने पहले जेन को पसंद किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जेन पहले ही मिस्टर बिंगले के करीब हैं, तो उन्होंने अपना प्रस्ताव एलिजाबेथ को दे दिया। एलिजाबेथ ने बिना झिझक मना कर दिया, और यह मिसेस बेनेट के लिए बहुत बड़ा झटका था। वह गुस्से में चिल्लाने लगी, तुम्हें समझ नहीं आता, अगर कॉलिंस ने किसी और से शादी कर ली तो हमारी पूरी संपत्ति चली जाएगी। लेकिन मिस्टर बेनेट ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम कॉलिंस से शादी करोगी तो मैं तुम्हारा पिता नहीं रहूंगा।